अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू टॉपिक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है ना हम फिजियोलॉजी ऑफ द न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। ये वही रिमेनिंग टॉपिक है जो हमने फिजियोलॉजी ऑफ सेल स्टार्ट की थी, कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है। फिर हमने उसकी जितने भी कंपोनेंट्स थे, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, उसको डिस्कस किया। फिर हमने दूसरी लेक्चर में ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद है, तो वो कौन कौन से हैं, और जितने भी नॉन मेम्ब्रेनियस है, मेम्ब्रेनियस है, वो हमने डिस्कस किया। आज एक लार्ज ऑर्गन है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो रिमेंबर वन थिंग, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी जगह की जो है ना कुछ उसूल होते हैं, कुछ ना कुछ जो है ना लोग होते हैं जिसको हम बॉस कहते हैं। ठीक है। कोई इस तरह होता है कि वो उस जगह को कंट्रोल करे। तो सेल का जो बॉस है ना, वो कौन है? वो असल में न्यूक्लियस है। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारे पास न्यूक्लियस जो है ना, वो क्या करते हैं? वो हमारे पास न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूक्लियस क्या चीज़ है, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फिर जो है ना हम थोड़ा सा इसकी मेनली जो है ना फंक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो नाउ न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली। ये हमारे पास क्या है? ये एक मोस्ट प्रोमिनेंट है एंड लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली है। ठीक है। It has a diameter of 10 micron to 22 micron and occupies about 10% of the total volume of the cell। जो 100 में से 10% कौन जो है ना वो कवर कर रहा है? ये हमारे पास न्यूक्लियस कवर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स इन द बॉडी एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ना, ये आप याद रख लिया करो, आरबीसीज में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होते, इसलिए वो डिवाइड नहीं होते। अगर न्यूक्लियस वहाँ पे प्रेजेंट होता तो आरबीसीज भी डिवाइड होते, लेकिन आरबीसीज डिवाइड नहीं होते। उनकी क्या होती है? उनकी न्यू प्रोडक्शन होती है। ठीक है ना। वो न्यूली प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे? बोन मैरो में। ठीक है। तो उसमें कोई न्यूक्लियस इस तरह का प्रेजेंट नहीं होता, और जितनी भी और अदर सेल्स है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, द सेल्स विद द न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स एंड दोज विदाउट न्यूक्लियस आर नाउन एज प्रोकैरियोट। जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको हम यूकैरियोट कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस सेल के अंदर जो है ना न्यूक्लियस नहीं होता, हम उसको प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला देख लो कि द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज़ नेसेसरी फॉर द सेल डिवीजन। अगर न्यूक्लियस एक जगह पे प्रेजेंट है तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करना, सेल को दोबारा से पैदा करना। सेल को जो है ना, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है तो ये डिवाइड होकर क्या करेगा? ये और सेल्स जो है ना बनाएगा। ठीक है। तो इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, जिसका नाम है माइटोसिस। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो? ये सेल डिवीजन है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल ही बेसिक बातें। मोस्ट ऑफ द सेल हैव ओनली वन न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएटेड। मोस्टली सेल्स क्या होते हैं? उनके अंदर ओनली वन सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, सॉरी। फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक स्केलेटल मसल सेल, जो स्केलेटल मसल्स वाली सेल है ना, इसके अंदर मैनी न्यूक्लाई आर प्रेजेंट एंड आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक हो गया। अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक सेल में, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। और अगर सेल में कोई एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको हम कह देंगे कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। अच्छा, न्यूक्लियस इज़ कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने बताया था आपको कि अगर न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड क्या होगा? इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होगा, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है।
So nucleus is covered by a membrane called nuclear membrane and contain many components. इसके अंदर क्या होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस कौन कौन से हैं? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस आर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन. अब यहाँ पे मैं आपको ये जो है ना क्लियर कर देता हूँ. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेल हो गया, ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया. इसके अलावा इसकी इर्द गिर्द हमारा जो है ना क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना. न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या मतलब है, जिस तरह से साइटोप्लाज्म था इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इसके अंदर इस तरह की थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल. और ये क्रोमेटिन मटेरियल असल में इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द सेल डिवीजन, ठीक है. तो ये इस तरह से इसके अंदर जो है ना कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. सो न्यूक्लियस इज स्ट्रक्चरली, ये जो है ना, ये न्यूक्लियस हमारे पास किस तरह का है. So the structure is the nucleus is a sphere that contains another sphere called nucleolus. अब इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देख लेना, ये वाला डायग्राम देख ले, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया. अच्छा, ये हमारे पास राइबोसोम्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. ये क्या है, ये असल में ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है. लेकिन इसके अंदर इस तरह ये बॉल वाला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. और अगर आप ये थ्रेड लाइक मटेरियल्स देख रहे हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन. क्लियर हो गया. और अगर हम यहाँ पे देख लेना, तो ये कवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वलप कहते हैं. ठीक हो गया. तो ये सारा हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है कि किस तरह से एक न्यूक्लियस जो है ना वो बना हुआ होता है. तो रिमेंबर वन थिंग, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. क्लियर हो गया. अच्छा, एक और बात, ये आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियर पोर्स. आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये इसके साथ अटैच होता है. तो ये न्यूक्लियर पोर्स क्या कहते हैं, ये यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट होता है. तो अगर यहाँ से कोई जो है ना मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, तो वो ये न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ट्रांसफ़र होगा, और फिर उसके बाद जो है ना जितनी भी साइटोप्लाज्म है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्लियर. चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये लास्ट स्लाइड था. सॉरी, मैं यहाँ पे फंक्शन बताना भूल गया. ये इसका लास्ट स्लाइड है. इससे पहले हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात की. अब यहाँ पे हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे. अच्छा, कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, सो इट इज़ कॉल्ड बॉस. सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये आरएनए को क्या करेगा, बनाएगा. राइबो न्यूक्लिक एसिड. सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अब इसका मतलब ये है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन बना रहा है, राइबोसोम्स बना रहे हैं ना. ठीक हो गया. राइबोसोम्स बना रहे हैं ना. तो असल में ये जो न्यूक्लियस है ना, ये राइबोसोम को बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुमने प्रोटीन सिंथेसिस करना है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. क्लियर. तो सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स, मतलब सब यूनिट्स वो है जो आपको याद हो 35 है. सही है, 35 सब यूनिट है. इस तरह से जो है ना, ये हमारे पास क्या है, सब यूनिट है. जो साइज़ की हमने बात की थी राइबोसोम्स की. सही हो गया. अच्छा, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ देख लो, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड स्टोरेज ऑफ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन जीन्स. क्या मतलब है इसका, कि जो सेल डिवाइड होगा ना, वो किसकी हेल्प से होगा, वो हमारे पास न्यूक्लियस की हेल्प से.
और ये जो डीएनए है ना, ये असल में क्या है, ये इंफॉर्मेशन जो है ना एक मशीन है। इंफॉर्मेशन मशीन का मतलब ये है कि ये सारा क्या करता है, आपकी जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है इसको क्या करता है, इसको स्टोर करता है। क्लियर? तो ये सारा फंक्शन किस बंदे का है, ये असल में न्यूक्लियस का है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो न्यूक्लियस ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर हम प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें कुछ ऑर्गेनेलीज इस तरह के होते हैं जो अलग होते हैं, मतलब वो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते। तो चलो अब उसको जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। सिलिया एंड फ्लैजिला, ये याद रख लिया करूँ, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर इसका क्या है, स्ट्रक्चर हेयर लाइक ऑर्गेनेलीज दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, हेयर लाइक ऑर्गेनेलीज है, और ये स्ट्रक्चर जो इसका जो ओरिजिन है ना, ये कहाँ से है, ये सरफेस ऑफ द सेल से। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, तो सरफेस ऑफ द सेल से क्या होगा, इस तरह की जो है ना हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है ना वो अराइज होंगे। क्लियर हो गया? When they are present in the large number on the cell they are called cilia। जब ये हमारे पास तादाद में बहुत ज़्यादा हो तो इसको हम सिलिया कहेंगे। ठीक है, बट when they are less numerous and longer they are called flagella। जब उसकी तादाद कम हो तो इसको हम फ्लैजिला कहेंगे, और जब उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो तो इसको हम क्या कहेंगे, सिलिया कहेंगे। अच्छा, both organelles are composed of 9 pairs of microtubules अरेंज अराउंड ए सेंट्रल पेयर। मतलब ये है कि ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं ना, ये जो सिलिया एंड फ्लैजिला है, ये किस चीज़ से बने हुए हैं, 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये एक सेंट्रल पेयर में अरेंज हुए होते हैं। तो इसकी जो है ना स्ट्रक्चर है। अब इसकी फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, ये असल में हम बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो जिनकी जो है ना क्या होती है, उसकी सेल के ऊपर इस तरह की हेयर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? तो अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सेल मोटिलिटी, मतलब मूवमेंट। सेल जब मूवमेंट करेगा तो वो किस तरह से करेगा, वो सिलिया एंड फ्लैजिला की मदद से करेगा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो वैक्यूल्स क्या चीज़ होती है, a sac of fluid surrounded by a membrane very large in plants। ये अभी यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर क्या है इसका, a sac of fluid surrounded by a membrane very large in the plants। अब इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास है, इसका फंक्शन जो है ना used for temporary storage of the waste nutrient and water। अगर एक प्लांट को क्या करना है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट करना है फॉर द शॉर्ट टाइम, एंड न्यूट्रिएंट्स को जो है ना स्टोर करना है, या वाटर को स्टोर करना है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है ना वैक्यूल का ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म करेगा। मतलब उसके लिए टेम्पररी वेस्ट को जो है ना क्या करेगा, स्टोर करेगा, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा, और वाटर को स्टोर कर सकता है। सही हो गया? ये जो है ना क्या है, अच्छा ये यहाँ पे ये डिज़ाइन देख लो, ये यहाँ पे ये जो अभी नमूदार हुआ है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वैक्यूल कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, प्लास्टिड्स किसे कहते हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स इन द प्लांट सेल। अभी ये प्लांट सेल की बात हो रही है ना, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स इन द प्लांट सेल। अब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका जो है ना पता होना चाहिए। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड इन द प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस्ड है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर पिगमेंट। ये क्या करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा, उस पिगमेंट्स को स्टोर करेगा फॉर प्लांट्स। ल्यूकोप्लास्ट का क्या मतलब है, स्टोर फूड सच एज स्टार्चेस, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये इसकी क्या करेगा, इसकी स्टोरेज करेगा। मतलब एक सिंथेसाइजेशन कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड को स्टोर कर रहा है। चलो क्लोरोप्लास्ट की तरफ आ जाते हैं। सो द क्लोरोप्लास्ट इज, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर
सेक थाइलाकाइड्स दैट कंटेन क्लोरोफिल सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या चीज़, क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन क्या है इसका, अगर आप यहाँ पे देख लेना, ये वाला ये स्ट्रोमा है, ठीक है, ये हमारे पास थाइलाकाइड्स हो गए, इसको हम ग्रेनम कहते हैं, ये वाले, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और ये इस तरह से जो अरेंज हुए होते हैं ना, इसको हम थाइलाकाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ जो है ना स्ट्रक्चर है, मगर इसका काम क्या है, तो इसका फंक्शन जो है ना, ये असल में फोटोसिंथेसिस करवाता है, जो सेल एनर्जी के लिए जो प्रोडक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये कौन करेगा, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट करेगा। ठीक है, मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये आपके कोर्स के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन के रिलेटेड बात करेंगे तो लिटिल बिट डिफरेंशिएशन आपको होनी चाहिए। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अच्छा चलो, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। सो एनिमल सेल्स are very similar to plant cell except for the following major differences। मतलब इसमें कुछ differences हैं। पहला difference क्या है, एनिमल सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एनिमल सेल आर नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल। ठीक है ना, प्लांट में हमारे पास क्या है, सेल वॉल होता है, और जो एनिमल सेल है उसमें हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास कहाँ पे, एनिमल। ठीक है ना, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब वैक्यूल्स की बात आ जाती है, तो द वैक्यूल्स इन प्लांट्स आर मच लार्जर देन द दोज ऑफ एनिमल्स। मतलब ये कि जो एनिमल्स वाले वैक्यूल्स है ना, वो क्या है, वो स्मॉल है। ठीक, और जो हमारे पास प्लांट वाले, ये हमारे पास क्या है, ये लार्ज। ठीक हो गया, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन दी एनिमल एंड प्लांट सेल। हमारे पास प्लांट सेल हो गया, ये जो है ना, इस नो सॉरी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनिमल सेल्स, और इसके अलावा जितने भी ये हमारे पास है प्लांट सेल, तो ये इसकी कुछ डिफरेंसेस हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। अब ये हमारे पास जो है ना एनिमल सेल है, तो आप यहाँ पे अब देख ले कि कुछ जो है ना, मतलब इसमें जो है ना कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये असल में पूरा जो है ना एक सेल का स्ट्रक्चर है। सही है, तो यहाँ पे ये जो फ्लैजेलम भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। अच्छा, बस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादा जो है ना वो वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये एक अनदर एग्जांपल ऑफ दी सेल है। ठीक हो गया, या प्लांट सेल की बात हो रही है। अच्छा, जो भी आपका क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ पे सेल का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। सही है, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और आप ये लेक्चर देख लें, तो मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ कि आप जो है ना पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। मैं ये बातें आखिर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी चैनल की प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं ये बातें आपको जो है ना स्टार्ट में भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ पे आकर इसको देखेगा तो मतलब उन्होंने सारा लेक्चर देखा हुआ है। तो अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करें और अपने लिए सिर्फ एक आम सी किताब ले जिसमें आपकी जो है ना बेसिक डिफिनीशंस और वो सारी चीज़ें जो है ना कवर हो रही है, तो आपका डिप्लोमा का जो पेपर है वो कवर हो सकता है। क्लियर, मैं आपको ये गारंटी भी दे रहा हूँ कि यहाँ से भी आपका जो है ना पेपर कवर हो सकता है। क्लियर, अब बीएस वाले की बात आ जाती है, तो बीएस वाले क्या करें, वो अगर जो है ना सिम्बोलिंगम को फॉलो कर सकते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिम्बोलिंगम जो है ना उसमें स्ट्रक्चर भी है और उसमें जो है ना फंक्शन भी है। दूसरी बात, अगर कोई सिम्बोलिंगम को फॉलो नहीं करना चाह रहा और अगर वो फिजियोलॉजी ऑफ गाइटन को फॉलो करना चाह रहा है तो वो बड़ी बेहतरीन किताब है। लेकिन आप जो है ना कोई फिजियोलॉजी में एमएस या पीएचडी नहीं कर रहे। क्लियर है, तो आपको अगर अपने जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो सिंपली आप सिम्बोलिंगम देके इसके साथ वीडियोस देके तो आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप गाइडन ना देखें, अगर टाइम है तो बिल्कुल ही देखें, अगर टाइम नहीं है,
टाइम कम है और आपको आसानी से समझना है तो सिम्बोलिंगम को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ये बता रहे हैं कि सिम्बोलिंगम जो है ना ये अच्छी किताब नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सिम्बोलिंगम से अच्छी किताब है ही नहीं, क्योंकि अगर आप गाइटन देखेंगे तो आपको गाइटन के लिए उसका जो बैकग्राउंड है ना वो बनाना पड़ेगा कि किस तरह से जो है ना ये गाइटन क्या हमें बता रहा है। सही है। लेकिन सिम्बोलिंगम में कुछ मैंने जहाँ तक स्टडी किया है तो सिम्बोलिंगम में ये भी बताया, बेसिक से बताया जाता है कि ये इस तरह से इस तरह से ये जो है ना कुछ बेसिक्स उसमें है प्रेजेंट है। ठीक है। तो मैं फिर से ये बता रहा हूँ सिम्बोलिंगम और गाइटन दोनों अच्छी किताबें हैं, बुरी नहीं है। लेकिन मतलब मेरा मकसद ये है कि अगर आपने बीएस वाले स्टूडेंट हैं तो आप स्टैंडर्ड वाले बुक्स को फॉलो करें। क्लियर हो गया। और ज़रूर अपनी लेक्चर्स देखा करें। मैंने फार्माकोलॉजी की लेक्चर में भी ये बात की थी और अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि जो टीचर आपको ये पढ़ा रहे हैं ना, और अगर वो आपको कहे कि आप जो है ना स्टैंडर्ड को फॉलो करें, स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो उनको कहाँ करें कि आपने क्या करना है। आपने ठीक है मैं स्टैंडर्ड को फॉलो करूँगा, लेकिन उस स्टैंडर्ड के लिए मेरा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है ताकि मैं उस बुक को समझ सकूँ। क्लियर है ना। तो इसको क्या करना, आपने क्या करना है, आपने अपनी टीचर को बताना है कि अगर आप सिम्बोलिंगम से पढ़ा रहे हैं तो हमें सिम्बोलिंगम का कॉन्सेप्ट पता है। इस तरह नहीं कि बस स्लाइड में जो है ना पॉइंट्स बताए कि ये इस तरह है इस तरह है इस तरह है, नहीं, मैकेनिज्म बताए। ठीक है ना। अगर कोई बंदा गाइटन से पढ़ा रहा है तो गाइटन इस तरह नहीं है कि आप पॉइंट्स के साथ उसको कवर कर लेंगे, नहीं, आपने जो है ना उसको ब्रीफली जो है ना डिस्कस करना है। सही हो गया। तो अगर कोई टीचर आपके साथ पर्सनल हो गया तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। तब तक के लिए जो है ना अभी मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑल द फिजियोलॉजी, और आपको ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये आपको अवेलेबल होंगे ताकि आप इससे हेल्प ले सकें। अगर कोई जो है ना इसमें अपग्रेडेशन आ रही है या खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में या इसके अलावा और जो एलाइड हेल्थ साइंसेस के हैं, ठीक है, हम सिर्फ केएमयू के सिलेबस पे रियलाइन नहीं करेंगे, हमने केएमयू के स्टैंडर्ड से आगे जाना है, हमने जो है ना अपनी फ्यूचर का सोचना है, हमने सिर्फ पेपर पास करने के लिए ये स्टडी नहीं करनी। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, और तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम।